हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेस विद मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर गेन्स एंड इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे का ही टॉपिक है, इसे अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा था, अर्ली इफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेस विद मॉड्यूलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर जंक्शन का जो वोल्टेज होता है वो उसे बढ़ाते हैं। वो कलेक्टर, अगर हमारा ट्रांजिस्टर है वो काम कर रहा है, पहले आप लोग समझ लो कि एक्चुअली में होता क्या है, हर एक चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा करंट बढ़ता है घटता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो सब हम पढ़ लेंगे। पहले पूरा आप एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली है क्या ये। अगर हम बेस विद मॉड्यूलेशन ये कहता है कि अगर हम रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाएं कलेक्टर जंक्शन के अक्रॉस, तो होगा क्या, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो घट जाएगी। ठीक है, पहले तो ये जानो इफेक्टिव बेस विड्थ कौन सी होती है। इफेक्टिव बेस विड्थ होती है जो ये वाला रीजन बचा हुआ है, ठीक। डिप्लीशन रीजन दोनों साइड पेनिट्रेट कर रही है, जहाँ लाइटर डोप्ड होगा उधर ज़्यादा देखो पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि बीच वाला जो रीजन होता है बेस हमारा वो लाइटली डोप्ड होता है, तो उस तरफ ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है दोनों जंक्शन पर। उसके बाद जो रीजन बचा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव बेस विड्थ। अब हमने अगर रिवर्स वाइज है ये हमारा, अगर हमने इसका वोल्टेज रिवर्स वाइज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ये डिप्लीशन विथ मान लो पहले ये वाली लाइन थी, उसके बाद फिर बढ़ती जाती है, ये वाली लाइन हो गई। तो अब जब यहाँ तक आ गई डिप्लीशन विथ बढ़ के, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई बढ़ के, तो क्या हुआ, इफेक्टिव बेस विथ कम हो गई। तो यही है कि एक पैरामीटर को वेरी करा के हम दूसरे पैरामीटर को वेरी कराएं, ये क्या मॉड्यूलेशन। ठीक है, बेस विथ, अब हम बेस की विथ को वेरी करा रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस विथ मॉड्यूलेशन। तो एक ट्रांजिस्टर में होता क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, तभी सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मान लो हम, ये एक जनरल डायग्राम बनाए इसलिए इसमें बैटरी नहीं लगाई है, यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड वाइज, ये जो भी होगा फॉरवर्ड वाइज से कनेक्ट होगा, ये रिवर्स वाइज से। तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया। अब इमिटर हमारा क्या होता है, हेवली डोप्ड होता है, और बेस लाइटली डोप्ड। ठीक है, कलेक्टर मोडली डोप्ड। अगर ये एनपीएन है तो यहाँ से हमने इमिटर बताए थे, दो तरह के करंट होंगे इमिटर में। एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन में एन में, पी में लोअर कंसंट्रेशन में, तो इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट। ये हमने क्या बताया था, आई ई एन। इमिटर में दो करंट बताई थी, आई ई एन प्लस आई ई पी। जो आई ई एन है क्या, वो डिफ्यूजन करंट है, किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन आके आ रहे हैं किससे, इमिटर से बेस में। ठीक, दूसरा करंट हमने क्या उनसे बताया था, आई ई पी। आई ई पी कौन सा है, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एन से पी में आ रहे हो और जो होल पी से एन में जा रहे हैं, इसकी वजह से जो करंट आता है उसको हम बोलते हैं आई ई पी। ठीक, ये तो हमारे इमिटर के दो करंट थे, आई ई एन प्लस आई ई पी। अब आप देखो, जब हमने कल रिवर्स वाइज बढ़ा दी, मान लो अब इसके बाद पहले वोल्टेज पहले 1 था, हमने 2 वोल्ट कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया, तो जो हमारी इफेक्टिव बेस की विड्थ कम होती जा रही है। पहले यहाँ तक थी, अब मान लो हमारी यहाँ तक होगी, अब विड्थ हमारी केवल इतनी वाली, ये वाली बची विड्थ। तो जब इफेक्टिव बेस विड्थ कम हो रही, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे थे, तो मान लो यहाँ से पहले 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इमिटर से, तो बेस में आके 4 कंबाइन हो जा रहे थे, रिकम्बाइन हो जा रहे थे। हमने बताया था कि 100 आते हैं, लगभग 2-3% कंबाइन हो जाते हैं। मान लो हमने 100 आ रहे थे यहाँ पर, हमारे 4 रिकम्बाइन हो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन होल के साथ। तुम्हारे कलेक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, 96। हमने बताया था कि ये रिवर्स वाइज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगाता है, तो इसे इधर ड्रिफ्ट कर देता है कलेक्टर रीजन में। तो बाकी 96 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ जा रहे थे, 4 किसमें कंबाइन हो जा रहे थे, आपके बेस में। तो जो 4 बेस में कंबाइन हो जा रहे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, आपकी जो विड्थ कम हो गई, तो विड्थ कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन इनका कम हो जाएगा, ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। तो जब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कम होल के साथ कंबाइन होंगे। मान लो पहले 100 में से 4 कंबाइन हो जा रहे थे, 96 यहाँ पहुँच रहे थे, अब 100 में से 2 ही कंबाइन होंगे, 98 कलेक्टर पे पहुँचेंगे। यानी कि आपका इमिटर करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से था वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, जो पी से आई ई पी क्या था, जो होल बेस से इमिटर पे जा रहे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका आई ई एन बढ़ गया। आई एन डिफ्यूजन करंट था जो एन से पी की तरफ आ रहा था पहले, अब बेस विड्थ हमारी कम हो गई है तो कम इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे होल के साथ। पहले 4 हो रहे थे, मान लो 2 ही हो रहे हैं, तो हमारा आई ई एन जो है ये हमारा बढ़ गया। जब अगर हमारा आई ई एन बढ़ गया तो हमारा इमिटर करंट भी बढ़ जाएगा, तो इमिटर करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं बेस करंट की। बेस करंट हमने कौन कौन से पढ़े थे? बेस करंट दो तरह के करंट थे। एक तो हमारा कौन सा था? रिकॉम्बिनेशन करंट, और दूसरा हमारा था आईईपी, जो इमिटर में पी से होल जाके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा आईईपी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होल अभी भी जाके इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो रहे थे, लेकिन मेन फर्क किस पे पड़ा? रिकॉम्बिनेशन करंट से। हमने बताया जब बेस विड्थ कम हो गई, पहले दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे थे, अब बेस विड्थ कम हो गई तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे? तो ये बैटरी क्या 2 ही होल की सप्लाई करेगी, तो अब यहाँ पर जो करंट होगा वो 2 ही होल की वजह से होगा। पहले 4 की होल की कमी हो रही थी, तो यहाँ बैटरी क्या बैलेंस करती है, तो यहाँ पे 4 होल की कमी पूरी करने के लिए करंट फ्लो हो रहा था आईवी, अब आईवी 2 ही होल के कमी को पूरा करने के लिए फ्लो हो रहा, तो अब हमारा रिकॉम्बिनेशन करंट क्या हो गया? कम हो गया। तो आईईपी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो होल पी से एन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन करंट है हमारा, पहले 4 होल की कमी हो रही थी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आके होल से कंबाइन हो रहे थे, अब 2 ही हो रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन करंट थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, आई की बात हो गई, हमारी आई बी की बात हो गई, यानी कि इमिटर करंट हमने क्या होता है? थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आई एन बढ़ रहा है, आई बी कोई फर्क नहीं पड़ा, और बेस करंट में आई पी बढ़ रहा है हमारा, और रिकॉम्बिनेशन करंट घट रहा है, तो हमारा आई बी भी घट जाएगा, यानी कि बेस करंट भी घट जाएगा। अब थर्ड करंट देखते हैं, तीसरा हमारा कौन सा होता है? आई सी। आई सी क्या होता है? हमने बताया था ट्रांसपोर्ट फैक्टर बी इंटू आई ई एन। ठीक, आई ई एन हमने आपको क्या बताया? थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 96 इलेक्ट्रॉन की वजह से था, अब 98 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब 2 ही कंबाइन हो रहे हैं, पहले 4 हो रहे थे। और बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर क्या होता है? बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे, जो इमिटर पे इंजेक्ट किए गए थे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचे। हमने बताया था अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन हो गए तो 97 पहुंचे, तो बेस फैक्टर ट्रांसफर फैक्टर कितना हो जाता है? 0.97। अब अगर पहले 4 कंबाइन हो रहे थे तो 96 पहुंच रहे, तो बेस ट्रांसफर फैक्टर कितना था? 0.96। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब 2 ही कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि 98 पहुंच रहे हैं। जब 98 पहुंच रहे हैं तो आपका बेस ट्रांसफर फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.98, यानी कि आपका बेस ट्रांसफर फैक्टर भी बढ़ा, आई ई एन की भी बढ़ा, यानी कि इमिटर करंट भी बढ़ा, तो आपका ओवरऑल कलेक्टर करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इससे आपको पता चल गया आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा, क्योंकि कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस ट्रांसफर फैक्टर पे और इमिटर करंट पे। ये एक्चुअली में जो ये इमिटर करंट होता है ना, यही पूरे सर्किट का करंट कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो इमिटर करंट है आई, ये पूरे का करंट कंट्रोल कर। आप देखो इमिटर करंट, यहीं से इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट हो रहा है आई एन, ठीक है, इस बेस में भी इसका एक पार्ट है आईईपी, और कलेक्टर पे भी जो करंट है वो इसी की वजह से फ्लो हो रहा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच रहे, तो जो पूरे ट्रांजिस्टर का करंट कंट्रोल करता है ना, वो यही करता है, इमिटर करंट। तो अब बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बढ़ गया, इमिटर करंट भी बढ़ गया, तो ओवरऑल कलेक्टर करंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स वाइजिंग से क्या हो रहा है कि आप जैसे रिवर्स वाइजिंग बढ़ा रहे हो, ठीक है, रिवर्स वाइजिंग आप बढ़ाते जा रहे हो, तो बेस फिट क्या कम होती जा रही है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर इधर बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है? कम इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो पा रहे हैं, कलेक्टर करंट आपका बढ़ता जा रहा है, आईसी बढ़ता जा रहा है, आई थोड़ा बढ़ रहा है, बेस करंट आपका रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ 4 होल कमी हो जाती थी, 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है। ऐसे अर्ली इफेक्ट भी कहते हैं, हमने बताया साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा था। इफेक्टिव बेस विथ रिड्यूस हो जाती है, कैसे? कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बेस को नैरोइंग करने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अर्ली इफेक्ट। अगर कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज को ज़्यादा रिवर्स वाइज करते हैं, होता है पहले 1 वोल्ट से रिवर्स वाइज, अब 2 वोल्ट से 3 वोल्ट से, इस तरह से करते जाएं, तो बेस विथ इफेक्टिव बेस विथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल बेस विथ की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? इफेक्टिव बेस विथ। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कौन सी विथ दी है। ड्यू टू अर्ली इफेक्ट इन द ट्रांजिस्टर, अर्ली, अब देखो अर्ली इफेक्ट की वजह से ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है। इफेक्टिव बेस विथ रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो रहा है, हमने कहा आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा, और क्या होगा? चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन रिड्यूस। अब बेस विथ कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाएंगे। हमने बताया पहले 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे थे होल के साथ, अब 2 ही होल के साथ कंबाइन होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कलेक्टर करंट थोड़ा बढ़ जाएगा, हमने बताया बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर और आई एन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो आपका कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। बेस करंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि ये 2 होल की कमी को पूरा करने के लिए पहले बेस करंट 4 होल की कमी को पूरा करने के लिए फ्लो हो रहा था, अब 2 की कमी को पूरा करने के लिए फ्लो हो रहा है, क्योंकि अब 2 ही कंबाइन हो रहे हैं, तो बेस करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब बेस करंट रिड्यूस होगा तो आपका रिकॉम्बिनेशन करंट
स्लाइटली रिड्यूस, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन करंट रिड्यूस हो रहा है इसी वजह से, तो बेस करंट रिड्यूस हो रहा थी। अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर स्लाइटली इंक्रीज। अब अल्फा, अब गेन की बात आ गई। अब गेन को भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो देखो अल्फा आपका क्या होता है, कलेक्टर करंट टू इंटर करंट, ठीक है। हमने बताया इसमें लीकेज करंट को कंसीडर नहीं करते। तो अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई। अब कलेक्टर करंट आपका बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो अल्फा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इमिटर करंट आपका क्या था, हल्का सा बढ़ रहा था ना। इमिटर करंट बढ़ेगा तो अल्फा घटना चाहिए, डिक्रीज हो, हाँ घट रहा है। लेकिन कलेक्टर करंट आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, इमिटर करंट कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इमिटर करंट बढ़ने की वजह से अल्फा थोड़ा घटेगा, लेकिन कलेक्टर करंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो आपका अल्फा होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा। अब बीटा की बात करते हैं, तो जो बीटा है आपका ट्रांजिस्टर का, ठीक है, बीटा आपका होगा वो एक लार्ज वैल्यू से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन बेस के गेन होता है वो होता है अल्फा, ठीक है। कॉमन इमिटर का होता है वो बीटा, कॉमन कलेक्टर का होता है गामा। तो बीटा आपका क्या होता है, आई सी अपॉन आई वी। कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो बीटा बढ़ेगा, ठीक है। बेस करंट रिड्यूस हो रहा है, बेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेस करंट रिड्यूस होगा तो भी बीटा बढ़ेगा। तो दोनों, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो भी बीटा बढ़ रहा है, बेस करंट घट रहा है तो भी बीटा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ये आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ होती है ट्रांजिस्टर की, जब हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं तो इसमें एक बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस आ जाती है, इसलिए ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे। जो बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस होती है उसकी टिपिकल वैल्यू 100 ओम होती है। अब एक चीज़ और बताइए, ये आपके पंच थ्रो और डीच थ्रो क्या है, ठीक है। पंच थ्रो के, अब आप कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज को आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। ये देखो आप रिवर्स वाइज को बढ़ाते जा रहे हो, हमने बताया 1 से 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट आप बढ़ाते, तो क्या होगा, विथ आपकी कम होती जा रही, कम होती जा रही, धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ बिल्कुल विथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। विथ जब खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, विथ जीरो हो जाएगी आपकी। उस कंडीशन को आप बोलते हो रीच थ्रो और पंच थ्रो कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पंच थ्रो और रीच थ्रो कंडीशन। लेकिन इस कंडीशन पे जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम नहीं करता, इलेक्ट्रिकली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जो कलेक्टर जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ऊपर चला जाता है, तो आपका ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम नहीं करता है। तो आपको उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।